परी का जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। दरभंगा नाम के गांव में सुधा अपनी इकलौती बेटी अंजलि के साथ रहती थी। अंजलि बहुत ही समझदार और नेक दिल लड़की थी। सुधा अपनी इकलौती बेटी अंजलि का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती थी। सुधा का पति 3 साल पहले काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था और वापस आते समय सुधा के पति की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद से ही सुधा अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए सब्जी बेचकर अपना गुजारा करती थी। सुधा अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए उसे एक प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती थी। सुधा की बेटी अंजलि एक दिन स्कूल जाती है। अरे देखो तो इसे, ये स्कूल में कैसे फटे पुराने कपड़े पहन के आती है। पता नहीं कैसे कैसे लोग स्कूल में पढ़ने आ जाते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो काव्या। इसका तो जब से स्कूल में एडमिशन हुआ है, ये तब से ही ऐसी गंदी गंदी सी बनकर आती है। और फिर ऐसे ही सभी लड़कियां मिलकर अंजलि का मजाक उड़ाने लगती है कि तभी उसकी एक टीचर क्लासरूम में आती है और बोलती है, बच्चों, आप सभी की इस साल की 12वीं कक्षा पूरी हो जाएगी। इससे पहले हम आप सभी को पिकनिक पर ले जाना चाहते हैं। जो भी बच्चा पिकनिक पर जाना चाहता है वो सभी कल 1000 रुपए जमा करवा देना। ये बात सुन करके सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, परंतु अंजलि बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ के पास इतने पैसे तो नहीं है कि वो उसे पिकनिक भेज सके, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से ही उसके स्कूल की फीस भर पाती है। इसलिए अंजलि सोचती है कि वो अपनी माँ को पिकनिक के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद फिर से उसकी क्लास के बच्चे उसको परेशान करने लगते हैं। क्या हुआ अंजलि, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्योंकि तुम पिकनिक पर नहीं जा पा रही हो, इसलिए ना। क्या करे, तुम जैसे लोगों के पास तो खाने के लिए 2 रोटी नहीं होते हैं। पिकनिक पर जाना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, सही कह रही हो तुम। ये तो सिर्फ पिकनिक के सपने ही देख सकती है। ये एक अच्छी स्कूल की ड्रेस तो पहन के नहीं आती, बड़ी यही पिकनिक पर जाने वाली। फिर वहाँ पर सभी लड़कियाँ मिलकर ग्रुप बनाकर कमेंट पास करने लगती है। अंजलि के लिए ये सब आम बात नहीं थी, क्योंकि पहले भी अंजलि की क्लास के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने का एक मौका नहीं छोड़ते थे। पर उसके ही तरह उसके क्लास में एक प्रीता नाम की लड़की थी, जो कि गरीब परिवार से थी, जो कि पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थी। और जब भी कोई अंजलि का मजाक उड़ाता था तो वो अंजलि की ओर से बोलती थी, तुम सबको शर्म नहीं आती है? किसी का मजाक उड़ाते हुए किसी की गरीबी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चलो अंजलि, तुम यहाँ से। इसके बाद अंजलि प्रीता के साथ घर की ओर निकल जाती है। अंजलि घर पहुँचती है तो वो सोचती है, इस साल मेरी 12वीं कक्षा पूरी हो जाएगी। क्यों ना मैं माँ को एक बार पिकनिक के बारे में बताऊं, क्योंकि फिर दोबारा मुझे पिकनिक पर जाने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। और ये सोचकर अंजलि अपनी माँ से बोलती है, माँ, वो मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? माँ, आपको तो पता ही है कि मेरी इस साल 12वीं कक्षा पूरी होने वाली है और स्कूल की तरफ से सभी बच्चों को पिकनिक भी ले जाया जा रहा है, पर वो पिकनिक के लिए 1000 रुपए जमा कराने हैं। क्या आप मुझे 1000 रुपए दे सकती हैं? बेटा, सब कुछ तो तुम्हारे सामने ही है। मैं सब्जी बेच करके थोड़े बहुत पैसे ही कमा पाती हूँ, जिन पैसों से मैं तुम्हारी स्कूल की फीस और 2 समय की रोटी के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मेरे पास अभी 1000 रुपए ही है, पर ये पैसे मैंने अपनी एक साड़ी के लिए जोड़े हैं। मेरे पास एक ही साड़ी है और वो भी फटी हुई। इसलिए बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाती हूँ। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद मैं अपनी तरफ से जितना कर सकती हूँ उतना करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, फिर तुम्हें अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए होगा तुम खुद कर सकोगी। कोई बात नहीं माँ, मैं सब कुछ समझती हूँ, पर फिर भी मैंने सोचा कि मैं एक बार आपसे बोल कर देखती हूँ, क्या पता आपके पास पैसे हो। लेकिन कोई बात नहीं माँ, मैं अगली बार कभी कहीं घूमने चली जाऊंगी। इतना बोलने के बाद अंजलि अपनी किताब लेकर पढ़ने के लिए बैठ जाती है। ऐसे ही 3 दिन बाद अंजलि स्कूल जाती है तो उसकी क्लास के सभी बच्चे कहते हैं, काव्या, कल तो पिकनिक में कितना ज्यादा मजा आया ना। हमने वहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी चीजें देखी और कितना अच्छा अच्छा खाना भी खाया। अंजलि, तुम नहीं गई क्या पिकनिक पर? अरे ये कैसे जाएगी पिकनिक पर? पिकनिक पर जाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना।
ये लंच में तो एक सूखी रोटी लेकर के आती है, बेचारी कहाँ से जाएगी पिकनिक पर। हर बार की तरह इस बार भी अंजलि पर सभी हंसते हैं और अंजलि इस बात का बुरा नहीं मानती है और वो चुपचाप जाकर के अपनी सीट पर बैठ जाती है। उसके पास उसकी क्लास की एक लड़की आती है। अंजलि, 1 महीने बाद मेरी शादी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास की सभी लड़कियाँ मेरी शादी में आए, इसलिए येलो कार्ड तुम जरूर आना मेरी शादी में। अंजलि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसकी क्लास में पहली बार किसी लड़की ने उसे अपने किसी फंक्शन में बुलाया है। प्रिया, मैं तुम्हारी शादी में जरूर जरूर आऊंगी। इतना बोलकर अंजलि मन में सोचने लगती है, प्रिया की शादी में तो मैं सबसे सुंदर बनकर जाऊंगी ताकि सभी लोग मुझे देखते रह जाए। सभी लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं ना, मैं उन्हें अपना मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं दूंगी अब। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और अंजलि मन लगाकर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाती है और देखते ही देखते उसके एग्जाम खत्म हो जाते हैं और 3 दिन बाद ही प्रिया की शादी का दिन होता है। तभी अंजलि सोचती है, मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है कि मैं प्रिया की शादी में जा नहीं पाऊंगी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं अच्छे कपड़े कहाँ से लेकर के आऊं। अंजलि ये सब सोच रही होती है कि तभी उसको अपनी क्लास में पढ़ रही प्रीता की याद आती है और वो सोचती है कि क्यों ना मैं प्रीता से जाकर के कोई अच्छे से कपड़े मांग लूं। हाँ, ये मेरा अच्छा आइडिया है। मैं जरूर प्रीता से जाकर के मदद मांगती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगी। और फिर अंजलि प्रीता के घर जाती है और अपनी सारी बात जाकर के प्रीता को बताती है। ये सब सुनने के बाद प्रीता बोलती है, कोई बात नहीं अंजलि, तुम्हारे पिताजी नहीं है तो तुम्हारी मम्मी के लिए तुम्हें पढ़ाना लिखाना ही बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी मैं प्रिया की शादी में नहीं जा रही हूँ, इसलिए तुम मेरा ये लाल वाला लहंगा ले जाओ। तुम इसे शादी में पहनने के बाद मुझे वापस कर देना, लेकिन इस लहंगे को बहुत संभाल करके रखना, ये मेरी बुआ ने मुझे दिया है। हाँ ठीक है प्रीता, मैं तुम्हारे लहंगा सही सलामत रखूंगी। अंजलि प्रीता का धन्यवाद करने के बाद अपने घर की ओर जा रही होती है कि तभी तेज रफ्तार में गाड़ी आती है, जिसकी वजह से अंजलि के ऊपर कीचड़ चला जाता है और वो लहंगे के साथ साथ खुद भी बहुत ज्यादा मैली हो जाती है और वो रोते हुए अपने घर की ओर जाती है। माँ, कहाँ हो आप? जल्दी इधर आइए। अरे क्या हुआ अंजलि, इतना सारा कीचड़ कैसे लग गया तुम्हारे ऊपर? अपनी माँ के पूछने के बाद अंजलि उनको सारी बात बताती है। माँ, मैं अब प्रीता का लहंगा कैसे वापस करूँगी? उसने तो मुझे पहले से ही बोला था कि मेरा लहंगा सही सलामत रखना। क्या करूँ बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं सेम इसी तरह कोई दूसरा लहंगा खरीद करके ले आऊँ। आज मैं जब सब्जी बेच करके घर आ रही थी तभी कुछ चोर डाकुओं ने मेरे सभी पैसे छीन लिए। अब तो घर में खाने के लिए भी 2 ही रोटी है। ये सब सुनने के बाद अंजलि बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है और वो अपने घर के बाहर आंगन में निराश बैठी होती है कि तभी उसके पास एक बूढ़ी अम्मा आती है और बोलती है, बेटा क्या मुझे खाने के लिए 1 रोटी मिल सकती है? मैं 3 दिन से भूखी हूँ। हाँ अम्मा जी, मैं लेकर के आती हूँ। अंजलि बूढ़ी अम्मा को अपने हिस्से की 1 रोटी खाने के लिए दे देती है। बूढ़ी अम्मा 1 रोटी खाने के बाद बोलती है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आओ मेरे पास, मेरा आशीर्वाद लो ताकि तुम्हें भविष्य में कभी कोई परेशानी ना हो। अंजलि अम्मा जी के पास जाती है और उनका आशीर्वाद ले लेती है। जैसे ही अम्मा जी अंजलि के सर पर हाथ रखती है, वैसे अम्मा जी को अंजलि के बारे में सब कुछ पता लग जाता है और वो एक परी के रूप में बदल जाती है। अंजलि बेटा, मैं एक परी हूँ और परीलोक की महारानी ने मेरे को पृथ्वीलोक पर अच्छे और नेक लोगों की मदद करने के लिए भेजा है। जैसे ही मैंने तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए सर पर हाथ रखा, मुझे तुम्हारे अतीत के बारे में पता चल गया। क्योंकि तुम एक नेक दिल और अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें परीलोक की महारानी के कहे अनुसार ये जादुई लहंगा देती हूँ। ये लहंगा कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये एक जादुई लहंगा है। इस लहंगे से तुम अपनी जरूरत का सामान मांग सकती हो, पर ध्यान रहे तुम इस जादुई लहंगे से बिल्कुल भी लालच मत करना, वरना ये लहंगा अपने आप ही गायब हो जाएगा। परी की ये सब बात सुनने के बाद अंजलि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद करती है, जिसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब बात जाकर के अंजलि जब अपनी माँ को बताती है
ये सब सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाती है और फिर अंजलि उस जादुई लहंगे से अपने और अपनी माँ के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े मांगती है। और फिर अंजलि और उसकी माँ दोनों प्रिया की शादी में जाते हैं। प्रिया की शादी में सभी लोग अंजलि और उसकी माँ सुधा को ही देख रहे होते हैं और सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं। अरे क्या बात है अंजलि, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हो। लगता है तेरी कोई लॉटरी लग गई है जो तूने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। हाँ सही कह रही हो तुम, लॉटरी तो मेरी बहुत ही बड़ी लगी है। अंजलि शादी में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है और डांस भी करती है। उसके बाद रात होते ही अंजलि अपनी माँ सुधा के साथ घर वापस आ जाती है और फिर वो उस जादुई लहंगा से प्रीता के जैसा ही लहंगा मांगती है और फिर जादुई लहंगा उसको सेम वैसा ही लहंगा दे देता है। जिसके बाद अंजलि प्रीता को उसका लहंगा वापस कर देती है। ऐसे ही अंजलि उस जादुई लहंगे से अपनी जरूरत की चीजें मांग लिया करती और फिर धीरे धीरे करके वो गरीब और अनाथ लोगों की मदद भी करती है। और गरीब लोग जिनके सर पर छत नहीं होती और वे इधर उधर भटकते रहते हैं, अपने परिवार के साथ उन सभी के लिए घर बनवाने लगती है। और फिर अंजलि गरीब लोगों की बहुत मदद करने लगती है और अपनी माँ सुधा के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समस्तीपुर गांव में शिवानी नाम की लड़की अपनी फैमिली के साथ ही रहती थी। शिवानी अब बड़ी हो चुकी थी और उसने अपनी ग्रेजुएशन अच्छे नंबरों के साथ पास की थी और अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती थी। लेकिन उसके माँ बाप को फिक्र थी तो बस इस बात की कि जवान लड़की जल्दी से जल्दी अपने ससुराल पहुँच जाए, तो इससे और अच्छी बात क्या होगी। शिवानी की ग्रेजुएशन हो जाने के बाद शिवानी ने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स सीखना शुरू कर दिया था और यहाँ शिवानी के माता पिता शिवानी के लिए कोई अच्छे लड़के की खोज में थे। और फिर उन्हें एक पार्टी का इनविटेशन आया होता है जहाँ उन्हें उनका रिश्तेदार एक लड़के सुमित से मिलवाने के लिए बुलाते हैं जो शिवानी के साथ का था। पार्टी का दिन आ जाता है और सभी शाम को तैयार हो रहे होते हैं कि तभी शिवानी की माँ शिवानी से कहती है, शिवानी तुम अच्छे से तैयार होना, तुम्हें वहाँ एक बहुत अच्छे लड़के से मिलवाना है जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा और ईमानदार है। उसने अभी कुछ महीने पहले ही अपनी खुद की एक लहंगे की दुकान खोली है। क्या माँ, आपने क्या कहा? इतनी सारी बातें आपको उसके बारे में पता है, लेकिन आपने मुझे एक बार भी बताना सही नहीं समझा। आपने एक बार भी मुझसे मेरी राय नहीं मांगी कि शादी मैं करना चाहती हूँ भी कि नहीं। क्यों माँ, ऐसा क्यों किया आपने? चुप कर पागल लड़की, तू तो हमेशा ही ऐसे ही मना करती रहती है। कभी देखा है किसी लड़की को ये कहते हुए कि हाँ माँ मेरी शादी करा दो? लेकिन माँ, मैं तो सच में शादी नहीं करना चाहती। मुझे अभी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है और मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स भी मेरा अभी शुरू ही हुआ है। सुमित एक बहुत अच्छा लड़का है और उसके माँ बाप हमसे कोई दहेज की डिमांड भी नहीं कर रहे। ऐसा लड़का हमें तेरे लिए कहीं नहीं मिल सकता। शिवानी की माँ शिवानी की एक नहीं सुनती और बस दहेज नहीं देना पड़ेगा, इसी बात पर अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता करवाने निकल जाती है। शिवानी की फैमिली तैयार होकर पार्टी में पहुंचती है और वहां लड़की की फैमिली से मिलती है। सुमित सभी का बहुत अच्छे से वेलकम करता है और सभी एक जगह बैठ जाते हैं। सुमित के वेलकम करने के अंदाज को देख शिवानी की फैमिली उसको झट पसंद कर लेती है और फिर दोनों फैमिली शिवानी और सुमित को बात करने का एक मौका दे देते हैं। घर वालों के बातों के बीच मुझे तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। शिवानी का ध्यान कहीं और होने के कारण वो सुमित की एक भी बात ध्यान से नहीं सुनती और अपने ही ख्यालों में अपने मेकअप आर्टिस्ट और अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में सोच रही होती है कि तभी सुमित कहता है, क्या हुआ शिवानी, तुम कहाँ खोई हुई हो? मैंने इतना सब तुमसे कहा लेकिन तुमने मुझे एक भी जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है शायद मैं तुम्हें पसंद नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ और मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, जिसका कोर्स अभी अभी मैंने शुरू ही किया है। लेकिन माँ है कि मेरा रिश्ता तुमसे करवाना चाहती है। अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो तुम मुझे बता दो। और तुम्हारे कोर्स का क्या? यह कोर्स तो मैं तुम्हें शादी के बाद भी करवा सकता हूँ। और रही बात तुम्हारे पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो वह तुम ओपन से भी कर सकती हो। सुमित की ये बात सुन शिवानी को भी सुमित पसंद आता है और वो शादी के लिए राजी हो जाती है। शिवानी के राजी हो जाने के बाद सभी एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं
और शादी की डेट फिक्स करवाते हैं। 2 महीने बाद सुमित और शिवानी की शादी की डेट फिक्स होती है और सुमित और शिवानी की शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं। शादी की सारी रस्में हो जाने के बाद शिवानी सुमित से मेकअप आर्टिस्ट कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए कहती है। अब तो शादी की सारी रस्में हो गई और तुम भी दुकान पर काम करने जाने लगे। सारा दिन मैं घर में रहती हूँ, तो क्या अब मैं मेकअप आर्टिस्ट की क्लासेस फिर से शुरू कर लूँ? अरे शिवानी, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। तुम घर के कामों को सीखो और मेरी माँ की मदद भी करवाया करो कामों में। घर के काम मैं सुबह निपटाकर अपनी क्लासेस चली जाया करूंगी। सुमित शिवानी की सारी बातों को घुमा फिराकर बातें इधर उधर कर देता था, लेकिन उसे क्लासेस जाने के लिए कभी हाँ नहीं करता था। यहाँ सुमित की माँ शिवानी से खूब काम करवाती और उसको चैन की सांस तक ना लेने देती। अगले दिन शिवानी को घर का सामान लेने बाहर जाना होता है और वो घर के सामान लेकर आने के बहाने से अपने मेकअप आर्टिस्ट क्लासेस की तरफ चली जाती है। वहाँ देखती है कि सुमित किसी लड़की के साथ खड़ा होता है और उस लड़की का हाथ पकड़ा होता है। ये सच में सुमित है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। यही कारण है कि वो मुझे क्लास नहीं जाने देता, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आखिरकार मेरी शादीशुदा जिंदगी का सवाल है। शिवानी मार्केट से सीधा अपने मायके चली जाती है और मायके जाके अपने घर वालों को सब कुछ बताती है, लेकिन शिवानी की माँ उसकी बात सुन उसको जोर से एक चांटा लगाती है और कहती है, चुप कर पागल लड़की, तुझे पता भी है तू क्या बोले जा रही है? शादी के बाद लड़कियां पराई घर की हो जाती है और वही घर उनका अपना घर होता है, और चाहे कुछ भी हो जाए तू अपना घर छोड़कर यहाँ कभी वापस लौटकर मत आना। शिवानी को कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, किसकी मदद ले। इतना सब कुछ सुनकर उसके खुद के माता पिता उसका साथ नहीं दे रहे थे, तो दूसरा कैसे साथ देगा? हे भगवान, तू कौन सी परीक्षा ले रहा है मुझसे? मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो अब मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है? अब तू ही है जो अकेला मेरा साथ दे सकता है और मुझे इस मुसीबत से बचा सकता है। शिवानी ये सब कहते कहते एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वो पेड़ हिलने लगता है। पेड़ को हिलता देख शिवानी डर जाती है, लेकिन तभी उस पेड़ से एक आवाज आती है, डरो मत शिवानी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं सबको सुन सकता हूँ। तुम्हें परेशान देख तुम्हारे सामने आया हूँ। मैं तुम्हारी परेशानियाँ जानता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। लोग तुम्हारी बातों पर कभी विश्वास नहीं करेंगे और तुम्हें सुमित के साथ हमेशा घुट कर ही रहना पड़ेगा। यह लो, मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी देता हूँ, यह तुम्हारी बहुत काम आएगी। तुम जो भी इस जादुई छड़ी से विश करोगी, यह तुम्हारी हर विश को पूरा करेगी, लेकिन ध्यान रहे यह किसी गलत इंसान के हाथ में ना पड़े। धन्यवाद पेड़ देवता, आपने मुझे समझा और मेरी मदद करी और मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी। जादुई पेड़ शिवानी को एक जादुई छड़ी दे देता है और वहाँ से चला जाता है। शिवानी जादुई छड़ी लेकर मार्केट की तरफ जाती है और मार्केट में सबसे अच्छी दुकान देखकर किराए पर ले लेती है और छड़ी हाथ में रखकर विश मांगती है। हे छड़ी, मुझे इस दुकान में सारा पार्लर का सामान चाहिए। शिवानी विश मांगती है और छड़ी तुरंत अपने जादू से दुकान को पूरे पार्लर के सामान से भर देती है। उसमें शिवानी अपने पार्लर का काम शुरू कर देती है और वहीं दूसरी तरफ सुमित और सुमित की फैमिली शिवानी को जगह जगह ढूंढती है, लेकिन शिवानी कहीं नहीं मिलती। पेड़ देवता की सहायता से आज मैंने अपना पार्लर खोल ही लिया। अब मैं इससे खूब कमाऊंगी और गरीबों की मदद करूंगी। शिवानी का पार्लर खूब चलता है और शिवानी उससे खूब पैसा कमाती है और अपने लिए एक घर खरीद लेती है और छड़ी की सहायता से अपने घर का सारा सामान खरीद लेती है। यहाँ सुमित शिवानी को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुँच जाता है और उससे कहता है, यह क्या? यह तुम्हारा घर है और तुम मुझे छोड़कर आ गई? तुमने मुझे एक बार भी बताया नहीं। ऐसा क्यों किया शिवानी तुमने? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुमित की सारी बातें सुन शिवानी सुमित के पास जाती है और सुमित को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है, शक्ल देखो अपनी, इस लायक हो तुम? शादी के बाद तुमने मुझे एक बार मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने नहीं दिया और ना ही पढ़ाई करने दी। मेरी माँ बूढ़ी है और मैं चाहता था कि तुम मेरी माँ का ध्यान रखो, लेकिन तुम तो बिना बताए ही घर से चली गई। मैं तुम्हारे घर की हर एक काम कर रही थी, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं तुमसे अलग हुई। शिवानी सुमित को फिर सब कुछ बताती है कि उसने सुमित को किसी लड़की के साथ देखा,
जिसका हाथ सुमित ने पकड़ रखा था। ये सब सुन सुमित के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी और उसके पास कोई जवाब नहीं था। सुमित पानी पानी हो गया था। बोलो, अब बोलती क्यों नहीं? तुम्हारे जैसे मक्कार इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। फौरन चले जाओ मेरी आंखों के आगे से। शिवानी सुमित को बढ़िया बढ़िया सुनाकर अपने घर से बाहर निकाल देती है और सुमित को अपनी गलती का पछतावा होता है। सुमित शिवानी से माफी मांगकर वहां से चला जाता है और यहाँ शिवानी आराम से अपनी जिंदगी जीने लगती है और अब वो खूब पैसा कमाने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी कहानी को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर नीचे दिए रेड बटन को दबाएं और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए नई नई इंटरेस्टिंग कहानियाँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।